नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक बेसिकली है वो क्या है, वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है ना। और दो तरीके का पोटेंशियल वेल हमने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप एंड द सेकेंड टाइप। इन द फर्स्ट टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट, ठीक है ना। हमने अनबाउंड स्टेट और बाउंड स्टेट डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेकेंड टाइप ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, बाउंड स्टेट। समझ में आई बात। आज का जो लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे अनबाउंड स्टेट। समझ में आई बात, या जिसको हम कहते हैं अनबाउंड और स्कैटरिंग स्टेट भी बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। बाउंड स्टेट क्या होता है, अनबाउंड स्टेट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ना है, मैं आपको एक क्विक रिव्यू क्विक ग्लैंस दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे। तो हम फाइनाइट पोटेंशियल वेल, अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है ना। फिर पोटेंशियल क्या होता है उसके इसमें वो देखेंगे। फिर इन ऑल द थ्री रीजन्स वी विल डिस्कस स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो रीजन सेकंड में देखेंगे, फिर रीजन थर्ड में देखेंगे, फिर ट्रांसमिटेड वेव क्या होता है, इंसिडेंट वेव क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, ये देखना है। फिर हम टोटल सॉल्यूशन जो हमारा होगा अनबाउंड स्टेट में उसको हम देखेंगे। समझ में आई बात। फिर बाउंड्री कंडीशंस का हम इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। तो बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करके कुछ इक्वेशंस हमारे पास मिलेंगी, उन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो फिर उन इक्वेशंस को सोल्व कर ही हमारे पास क्या आएगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे हम। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को सोल्व करने के बाद हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो फिर हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को सम अप करेंगे। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ लोग पता नहीं, मैं नहीं जानता क्यों, किस कारण से आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो एक्चुअली पता लग जाता है जब 1 या 2 सब्सक्राइबर आपके कम होते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की, ठीक है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो ग्रेटर देन जीरो तो होती है, वो पोटेंशियल जो होता है ना, समझ में, वो पोटेंशियल से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी पोटेंशियल कहने का मतलब हो गया इफ पार्टिकल इज अंडर सम इन्फ्लुएंस, है ना, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में है, यानी सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, कुछ फोर्स उस पर लग रहा है ना, कुछ फोर्स उस पर लग रहा है, तो इसका मतलब अंडर सम पोटेंशियलिटीज। समझ में आई बात, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा यदि एनर्जी है, क्या टोटल एनर्जी, तो पार्टिकल क्या करेगा, टोटल एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पार्टिकल स्कैटरिंग स्टेट हम उसको बोलते हैं, या मतलब अनबाउंड हो जाता है। हम उसको बाउंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बाउंड, क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया, वो क्या है, अनबाउंड है। तो वो अनबाउंड रहता है तो स्कैटरिंग स्टेट आती है। अब यानी पार्टिकल स्कैटर कर सकता है, रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा। समझ में आई बात, इस तरीके से। तो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये केस है जिसमें एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, फर्स्ट रीजन में जीरो, यहाँ पोटेंशियल कितना है, माइनस के वी नोट, और थर्ड रीजन में पोटेंशियल कितना है, जीरो। समझ में आई बात। और हमने एक प्रीवियस केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, बाउंड स्टेट का। हमने बाउंड स्टेट का जब एनर्जी जो होती है हमारे पास नेगेटिव होती है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है ये केस। समझ में आई बात, ठीक है, यानी अनबाउंड स्कैटरिंग स्टेट। तो जब अनबाउंड स्टेट की हम बात करते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है ना पार्टिकल की ज़्यादा होती है पोटेंशियल डेप्थ से, यानी पार्टिकल जो होता है कन्फाइंड नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो फ्रीली मूव करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड द वेल। तो ये जो वेल है ना, इसमें वो कन्फाइंड नहीं रहेगा क्योंकि उसका एनर्जी तो ज़्यादा है पोटेंशियल से, तो वो कन्फाइंड नहीं रहेगा, फ्रीली मूव करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड द पोटेंशियल वेल। समझ में आई बात। तो जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है हमारे पास, वो ये है, मैंने जैसे अभी आपको बताया। इन रीजन फर्स्ट यानी लेस देन माइनस L/2, पोटेंशियल क्या है, जीरो। इन रीजन सेकंड है ना, पोटेंशियल क्या है, माइनस वी नोट, ठीक है। एंड इन रीजन थर्ड पोटेंशियल क्या है हमारे पास, जीरो, यानी ग्रेटर देन L/2। समझ में बात। वी नोट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। देखो एक्चुअली में पोटेंशियल क्या है, बीच वाले सेकंड रीजन में माइनस के वी नोट। तो देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी तभी तो Vx नेगेटिव आएगा। समझ में आया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और L क्या हो गई, टोटल विड्थ हो गई हमारे पास पोटेंशियल की। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द फाइनाइट पोटेंशियल वेल इन अनबाउंड स्टेट। समझ में आई बात। अब देखो, जो हम जानते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है हमारे पास ये है, ठीक है ना। इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को इन ऑल द थ्री रीजन्स वी हैव टू सोल्व, है ना। हम 3 रीजन में इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड द रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन विल बी
कैलकुलेटेड। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया अनबाउंड स्टेट में जो वेव फंक्शन होगा ऑसिलेटरी रहेगा इनसाइड एंड आउटसाइड द वेल, है ना। तो जब वो जैसे अभी बताया कन्फाइंड नहीं रहेगा, पार्टिकल क्या रहेगा, कन्फाइंड नहीं रहेगा, तो वो मूव आउटसाइड और इनसाइड पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये मेरे पास कोई यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है ना, पार्टिकल ऐसे इंसिडेंट कराया मैंने, है ना। तो पार्टिकल क्या करेगा, अब देखो इस पार्टिकल का जो एनर्जी है ना ई, वो इस पोटेंशियल से ज़्यादा है ना, तो इसका प्रभाव कम होगा। समझ में आया, यानी ये पार्टिकल इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। अब जैसे क्या होता है जनरली, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल है ना, सम पोटेंशियल इज देयर, ठीक है ना, कोई फोर्स फील्ड है। तो जब पार्टिकल आएगा तो वो पार्टिकल इसका एनर्जी ज़्यादा है इससे, तो पार्टिकल क्या करेगा, इससे इंसिडेंट हमने करा दिया, वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है ना। लेकिन मैं यदि सबसे पहले यदि मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स की बात बताता हूँ। तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि जब इसका एनर्जी इससे ज़्यादा ही है तो पार्टिकल आएगा और ट्रांसमिट कर जाएगा। समझ में आया, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आर फॉर रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बस फिलहाल के लिए यही समझो, क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है जब ये एनर्जी इससे ज़्यादा ही है तो इससे टकराकर ये इधर नहीं आना चाहिए। समझ में आया, यानी रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसमिशन होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है चाहे एनर्जी बेशक ज़्यादा हो। समझ में आया, और कुछ ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ट्रांसमिशन होगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद रिफ्लेक्शन भी होता है। समझ में आया, वो क्यों होता है वही चीज़ हमने पढ़ना है, ठीक है ना। तो अनबाउंड स्टेट में ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा मेन है जो हमने पढ़ना है। तो हम पार्टिकल कंसीडर करो इनिशियली जो इंसिडेंट हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट से कहने का मतलब है ना, ये 1 डायमेंशनल मोशन हम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं ना, यानी ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, मान लो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, पोटेंशियल वेल की तरफ, ठीक है ना। ऐसा केस हमने बाउंड स्टेट में हम कंसीडर नहीं कर सकते। किसमें, बाउंड स्टेट में, क्योंकि बाउंड स्टेट में तो पार्टिकल इसके अंदर ही रहेगा। समझ में आया, ठीक है। वो एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी या एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पार्टिकल मिलेगा ही नहीं हमें। समझ में आया, तो ये क्यों हम कंसीडर करें कि लेट अस अज्यूम दैट पार्टिकल इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट। समझ में, पार्टिकल क्योंकि वो कहीं भी मिल सकता है ना, इट इज़ फ्री टू मूव एंड विल बी फाउंड इन द एंटायर रीजन। तो मान लेते हैं पार्टिकल लेफ्ट से आ रहा है, तो यानी ऐसे पार्टिकल मेरा आ रहा है। समझ में आया, तो जो मेरा पहला रीजन होगा तो आप देख सकते हो फर्स्ट रीजन में, ठीक है ना, ये ध्यान से देखो। तो मेरे फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कितना है, 0 है यहाँ पे। समझ में आया, तो स्क्रोडिंजर, तो यहाँ पर मैं जब 0 रखूँगा तो ये तो गायब हो जाएगा। तो मेरे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या बच गई, ये एनर्जी मेरे पास ई है, ठीक है। इसको अरेंज जब रीअरेंज करेंगे ये उधर चला जाएगा सिंपली, तो मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है, ये मेरे पास -2me अपॉन में h का t² 5, इसको मैंने k मान लिया, और ये देखो -k² हो गया, इधर आके पॉजिटिव हो गया, है ना, ये आ गया, ठीक है। तो बेसिक सी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया किस तरीके से हम इस सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जैसे इसका हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास ये तो आएगा, है ना, डी जो मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो m² + k², इसको जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस के आयोटा के। तो यानी मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा ये होगा, एक बार पॉजिटिव ले लिया, है ना, और एक बार मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ है, ये फर्स्ट रीजन में आया है, किसमें आया, फर्स्ट रीजन में आया। तो फर्स्ट रीजन मैंने कंसीडर क्या क्या, पार्टिकल ऐसे आ रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस रीजन में ना, फर्स्ट रीजन में, ठीक है, तो ये जो पहली वाली जो टर्म है देखो पॉजिटिव है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट वेव को, यानी जो इंसिडेंट वेव है वो मेरे पास इसमें क्या है, AIKX। समझ में आया, जो स्मॉल के है ना ये और x है, तो ये क्या मेरे पास इंसिडेंट वेव है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, इंसिडेंट वेव है फर्स्ट रीजन में, जो -∞ से -L/2 की तरफ ट्रैवल कर रही है। समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास -∞ से किसकी तरफ ट्रैवल कर रही है, -L/2 की तरफ। और यदि ऐसे ट्रैवल करेगी तो यानी -L/2 से -∞ की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो किसके अंडर में इन्फ्लुएंस में आ गए, पोटेंशियल के, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो ये -I⁻⁴ का मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड वेव मूविंग बैक फ्रॉम -L/2 टू x = -∞। समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये मेरे पास इंसिडेंट वेव है और ये मेरे पास क्या आ गई, रिफ्लेक्टेड वेव आ गई,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रीजन की यदि बात करें तो देखो सेकंड रीजन में मेरे पास क्या है, पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अभी मैंने आपको बताया तो देखा माइनस वी नोट रखा, सिंपल ये आ गया, ठीक है। इनको रीअरेंज जब हम करेंगे ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सिंपल है, ठीक है ना। और ये मैंने के स्क्वायर मेरे पास ये हो गया, समझ में आई बात। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा पहले रीजन की तरह ही है, यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल के माना है, वहाँ पे स्मॉल के माना था, ठीक है ना। तो सी ई की पावर के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस के एक्स। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी अनबाउंड आप सोल्व करोगे ना, अनबाउंड स्टेट जब भी आप सोल्व करोगे, ठीक है ना, जब भी आपको इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड वेव दिखानी होगी ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना उनको ना एक्सपोनेंशियल टर्म में ही दिखाना है ना, कोस और साइन की टर्म में मत सोल्व करना। देखो इसको मैंने इसका सोल्यूशन में कोस और साइन की टर्म्स में भी लिख सकता है, या कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में भी लिख सकता है ना, समझ में आई बात। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है ना, कंबरसम हो जाएगा। तो लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखने से आसान होता है ये डिपिक्ट करना कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, समझ में आया। तो देखो ये जो होगी ई की पावर के एक्स जो है ये राइट मूविंग है, यानी प्रोपोगेट्स टुवर्ड्स एल अपॉन टू। कहने का मतलब ये है, देखो ये माइनस एल अपॉन टू था और ये एल अपॉन टू, तो इस तरफ एल अपॉन टू की तरफ जो वेव चल रही है तो वो तो ये हो गई, और जो ऐसे वेव चल रही है अंदर, ठीक है ना, वो ट्रांसमिट, यदि सेकंड रीजन में तो मैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करना चाहता हूँ, यदि पार्टिकल सेकंड इधर से आया और सेकंड रीजन में मान लो एंटर कर गया, तो उस केस में स्क्रोडिंजर इक्वेशन ये होगी। तो समझ में, तो अंदर मान लो ऑसिलेशन उसमें हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे गया और हो सकता है टकरा के ऐसे आ गया हो, तो जो ऐसे वेव जा रही है राइट हैंड साइड में, राइट मूविंग वेव है, ठीक है ना, वो तो ये हो गई, और लेफ्ट मूविंग ये हो गई, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। तो देखो थर्ड रीजन में फिर से पोटेंशियल जीरो है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, है ना, यही तो था हमारे पास, ये माइनस एल अपॉन टू, ये एल अपॉन टू, यह माइनस वी नोड, ये जीरो, ये जीरो, तो देखो पोटेंशियल जीरो हो गया। तो जो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन देखो सेम आएगी, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम जनरल सॉल्यूशन आएगा स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, कांस्टेंट मैंने यहाँ अलग अलग लिए हैं। तो देखो के भी स्मॉल के आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था स्मॉल के, यहाँ बीच वाले रीजन में क्या है कैपिटल के, और यहाँ क्या है स्मॉल के, समझ में आ गई बात, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मैंने क्या माना था, हमने माना था कि पार्टिकल मेरा कैसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे, ठीक है, तो इंसिडेंट वेव आ गई, ठीक है। अब वो पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आके कुछ रिफ्लेक्टेड हो गया, तो कुछ रिफ्लेक्टेड आ गई, समझ में आया, और कुछ अंदर मेरे पास, अब देखो जब कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, समझ में आया, तो कुछ एंटर कर गई अंदर, तो फिर ऐसे कुछ अंदर ऐसे मूव कर रही है, कुछ ऐसे मूव कर रही है, समझ में आया, फिर कुछ बाहर निकल गई, तो जो बाहर निकली उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट होगी, क्या होगी, ट्रांसमिटेड वेव, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो पार्टिकल था वो क्या होगा, बाहर ट्रांसमिट हो गया, है ना, द वेव एसोसिएटेड विद डेड पार्टिकल, वो क्या होगी, ट्रांसमिट। तो ये तो हो गया मेरे पास ऐसे जो है इंसिडेंट, और जो पोटेंशियल के साथ इन्फ्लुएंस होकर चली गई वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, और जो पोटेंशियल से बाहर निकली, तो यही तो था मेरे पास, ऐसे मान लो ये मेरे पास पोटेंशियल होगा, ये इंसिडेंट होगी, ये ऐसे चल के रिफ्लेक्टेड होगी, और ये बाहर गई, ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड। तो जो इस पोटेंशियल से बाहर निकली है ना, वो क्या होगी, ट्रांसमिट, समझ में। अब मेरे पास ट्रांसमिटेड आएगी, तो देखो एफ की पावर ई की पावर के एक्स, तो वो तो ये क्या होगी, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड वेव प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स एक्स प्लस एक्स इन्फिनिटी, है ना, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो वेव जा रही है वो। अब देखो ये जी मेरे पास जीरो होगा, जी क्यों जीरो होगा, ये टर्म कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि जब वो ट्रांसमिट होगी तो यहाँ कुछ है ही नहीं जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, यानी प्लस इन्फिनिटी से प्लस एल अपॉन टू की तरफ आने के लिए यहाँ कोई कुछ मतलब है ही नहीं, कोई फोर्स हो या पोटेंशियल वेल हो, कुछ भी नहीं है, समझ में। एक बार ट्रांसमिट होगी तो एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, इसीलिए जो जी ई की पावर माइनस के एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना ट्रैवलिंग वेव टुवर्ड्स द पोटेंशियल फ्रॉम एक्स प्लस इन्फिनिटी, यानी एक्स प्लस इन्फिनिटी से एल अपॉन टू की तरफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई इनकमिंग वेव है ही नहीं, तो इसलिए जो टर्म है ना ये प्रेजेंट नहीं होगी, दिस टर्म इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए हम जी को क्या सेट करेंगे, जी की वैल्यू हम जीरो सेट कर देंगे, समझ में आए बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टोटल सोल्यूशन हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का आया है अनबाउंड स्टेट में, तो देखो ये है, समझ में आया। तो ये फर्स्ट रीजन में है, ये मेरे पास सेकंड रीजन में है, और ये मेरे पास क्या है, थर्ड रीजन में है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है, तो इंसिडेंट वाली ये है सिर्फ, है ना, ए ई की पावर आई स्मॉल के है, ये ध्यान रखना। और ये जो मेरे पास है बी वाली, ये क्या रिफ्लेक्टेड, तो एफ आर क्या होगी, बी ई की पावर, है ना, माइनस आई के एक्स, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। और ये एफ वाली टर्म क्या थी, ट्रांसमिटेड, तो एफ टी क्या होगी, ट्रांसमिटेड, तो एफ ई आई के एक्स, ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड, समझ में आया। ये मैंने अलग अलग लिखा है, यदि आपसे कोई पूछे, ये मेरे पास टोटल सोल्यूशन हो गया, जहाँ पे स्मॉल के हो गया अंडर रूट 2 ME अपॉन एच कट, और कैपिटल के मेरे पास ये आ गया,
समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। क्या किसकी बात करते हैं? बाउंड्री कंडीशन। तो हमको तो अब बाउंड्री कंडीशन की मदद से ही हम क्या निकालेंगे? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर क्या होता है वो निकालेंगे, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी क्या होता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? -L/2 और L/2। समझ में आई बात। तो ऐसे ही तो था हमारे पास, ये हमारे पास हमारा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। टोटल एनर्जी 0 से ज़्यादा है, यहाँ पे -V नोड है, यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल 0, ठीक है। ये -L/2 और ये L/2 है ना ये। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आ गई, यानी जब वे वैसे ट्रैवल कर रही थी तो बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब है एट दीज बाउंड्रीज, पोटेंशियल की जो बाउंड्री है वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? फाई कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी, और dφ/ds जो डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो तभी मेरे पास मोमेंटम कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आप जानते हैं P = -IH/del/x होता है मेरे पास। डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो मोमेंटम भी निकलेगा हमारे पास, नहीं होगा तो मोमेंटम कहाँ से निकाल लोगे तुम पार्टिकल का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो वेव फंक्शन होगा फर्स्ट रीजन में वो कंटिन्यूस होना चाहिए सेकंड रीजन में। तो यानी देखो φ1 क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए सेकंड में, जब हम -L/2 पर निकालेंगे। इसी तरीके से L2 पर भी। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड रीजन, ये क्या है? थर्ड रीजन। तो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन कंटिन्यूस थर्ड रीजन के साथ, तो सेकंड वेव रीजन का और थर्ड का क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो ये तो कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन होगी। यदि मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो सेम है, देखो -L/2 पर डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट रीजन का और सेकंड रीजन का सेम, इसलिए सेकंड रीजन का और थर्ड रीजन का डेरिवेटिव क्या होगा? सेम। ये थर्ड रीजन का आ गया, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन का आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको मैं यदि दो हिस्सों में बांटूं तो ये तो -L/2 के हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? L/2 का हो गया, ठीक है। यही हमने करना है, एक एक करके करेंगे हम। समझ में आई बात। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बाउंड्री कंडीशन हमने क्या करनी है? अप्लाई करनी है ना। तो बाउंड्री कंडीशन को ना अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में, ताकि हमको बाउंड्री कंडीशन लगाने में आसानी हो और हमें पता चले हमें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। मैं आऊँगा बाउंड्री कंडीशन पर भी आऊँगा, लेकिन वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी यदि हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेंगे और हमें सॉल्यूशन उनको कैसे करना है ताकि हम अपना आर निकाल सकें। तो देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक्चुअली में होता क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड है किसका? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टेड वेव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट वेव। कहने का मतलब है, देखो मैथमेटिकली नीचे लिखा है, आर क्या है? रेशियो है रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को ना प्रोबेबिलिटी करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को प्रोबेबिलिटी करंट भी बोलते हैं, या हम इसको फ्लक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना काफ़ी इसमें ना, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी फ्लक्स भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है। फ्लक्स करंट भी बोल देते हैं। अब देखो ये जो दोनों सिंबल मैंने लगाए हैं मॉडुलस के, ये क्या मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस होगा तो प्लस ही आना चाहिए हमारे पास, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R = तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होता है ना, रिफ्लेक्टेड का वैसे तो J से लिखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड के लिए JR लिखेंगे, इंसिडेंट के लिए I लिखेंगे और ट्रांसमिटेड के लिए T से लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद इंसिडेंट वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद ट्रांसमिटेड वेव। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। समझ में आई बात, ठीक है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या देता है? फ्रैक्शन देता है इंसिडेंट वेव का जो रिफ्लेक्ट हो गई है ना। अब मान लो देखो, जैसे एज्यूम करो सपोज है ना, यहाँ पर कोई पोटेंशियल है। अब मैंने कहा जो मेरे पास रिफ्लेक्शन हुआ है वो 3/7 हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो ये तो हमें डिनोमिनेटर तो इंसिडेंट पोर्शन को दर्शा रहा है ना, और न्यूमरेटर किसको दर्शा रहा है? रिफ्लेक्टेड पोर्शन को। तो मैं यदि कहूँ कि भाई रिफ्लेक्शन कितना हुआ है? 3/7 हुआ है, एज्यूम करो। तो इसका मतलब है 7 में से 3 वेव रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इंसिडेंट कितनी रही होगी? तो 4/7 रही होगी। यदि मैं ट्रांसमिट नहीं हुआ कुछ भी, हाँ मान लो कुछ ट्रांसमिट नहीं हुआ, समझ में आया मैंने क्या कहा भाई? 3/7 क्या हो गई? वो हो गई मेरे पास, रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आएगी। फ्रैक्शन दर्शा रहा है ये एक्चुअली में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स आप अच्छे से जानते हो तो अच्छे से समझ पाओगे मैं कहना क्या रहा हूँ। तो क्या है भाई, कितना पोर्शन इंसिडेंट का रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको हम रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को ना रिफ्लेक्टेंस भी कहा जाता है। समझ में आया। तो अब हमने ना ये आर ही निकालना है एक्चुअली में। अब गौर से देखो, हम यदि हम दोनों ऊपर नीचे रख दें यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड भी और इंसिडेंट भी, तो हम आर निकाल लेंगे। तो हम देखो जानते हैं इंसिडेंट वेव क्या होती है, ये होती है, मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्टेड मेरे पास ये हो गई।
जो हमारे पास जे होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एच कट अपॉन में 2 आयोटा एम, समझ में आया, 5 स्टार डेल फाई माइनस 5 डेल फाई स्टार, ये होता है। या इसको मैं रियल टर्म में लिखना हो तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, छोटा एच कट अपॉन में आई, ये रियल वैल्यू, किसका रियल वैल्यू, 5 स्टार 1 अपॉन में आयोटा डेल फाई, ऐसे भी हम लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि मैं देखो क्या करना हो, इसको मैं इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा यहाँ से गायब हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में आप लेक्चर्स देखोगे तो समझ पाओगे, मैं करा चुका हूँ। तो ये लेंथी सा फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है ना। तो देखो तो जे इंसिडेंट जब मैं निकालूंगा तो एच कट अपॉन में रियल, ये देखो ये रखा एच कट अपॉन में एम, ये रियल। अब देखो 5 स्टार है तो देखो जब मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ए का कॉन्जुगेट है ना, ई की पावर माइनस आई के एक्स, प्लस का था तो माइनस हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, इस वाली टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो देखो आई की पावर के आगे आ गया और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज रहे, डिनोमिनेटर में ये आ गया आयोटा, देखो आयोटा से तो कट गया आयोटा, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो ये ए स्टार है और ए है, तो यदि ए स्टार और ए कॉन्जुगेट है ना तो ये मेरे पास क्या आएगा, यही तो आएगा, समझ में आया। तो देखो इन दोनों से तो बाहर आ गया ये है ना, के की वैल्यू थी वो भी बाहर आ गई, एच कट, समझ में आया, नीचे क्या था, एम था। और देखो ई की पावर माइनस आई और ई की पावर प्लस आई, ये दोनों कट वो हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो सिंपली मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। अंदर इमेजिनरी कुछ है नहीं कि उसमें से रियल वैल्यू लेनी हो, सारा कट पिटा के मेरे पास ये आ गया। इसी तरीके से मैं रिफ्लेक्टेड का भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड के केस में बी स्टार ई की पावर में आई, अब देखो माइनस था तो यहाँ देखो प्लस हो गया है ना, इसका डेरिवेटिव क्या, सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो बी स्टार और बी को क्या लिख दिया, डेल बी स्क्वायर, ये माइनस था, माइनस बाहर आ गया, एच कट अपॉन में है, समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिमाग में आप बैठा लो गौर से, ठीक है ना। देखो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है ना, यदि आप उसको गौर से देखो, मैं अभी वैसे जनरली बता रहा हूँ एक एनालॉजी लेके, देखो ये क्या है एक्चुअली में, ये तो मोमेंटम अपॉन में मास है, तो एक तरीके से वेलोसिटी हो गई या नहीं हो गई है। और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। यदि आप इस वेव फंक्शन का मॉडुलस करो तो देखो वेव फंक्शन का सिंपली मॉडुलस करोगे तो मेरे पास ये तो आएगा ए का स्क्वायर है ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो हट जाएगी ना मॉडुलस करने पर, तो ये आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो होती है, तो मैं इसको डेली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख सकता हूँ, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो प्रोडक्ट आ गई वेलोसिटी का और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, समझ में आया। तो एक छोटा सा बस ये ध्यान रखना, इसको कहीं पर आप हो सकता है इसका इस्तेमाल करना पड़े। अब देखो यदि मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का देखो क्या है, अब जे आर निकाला यहाँ रख दो और जे आई देखो ऊपर नीचे हमने रखा। अब देखो मॉडुलस लेना, जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड लेना होता है हमने, तो रेशियो होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी एंड इंसिडेंट करंट डेंसिटी। तो देखो एच कट से ये कट जाएगा, बी अपॉन में सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब एक बात जो आपके दिमाग में बैठ जाओ कि हमें आर चाहिए, तो आर निकलेगा कैसे, जब हमें बी अपॉन ए मिलेगा या सिंपली ए अपॉन बी मिलेगा, है ना, समझ में आया। यानी ए और बी का रेशियो ही हमको क्या देगा, आर देगा। तो आपके दिमाग में ये बात बैठा लेना, बी और ए तो चाहिए। तो हम अभी मैं आपको ऊपर ये मैं आपको इसीलिए यहाँ पे बताया है ताकि आपको पता हो, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अब बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे तो हमारा मेन फोकस बी निकालने पर, ए निकालने पर ही होना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो आप हमेशा गड़बड़ करने का प्रयास करोगे, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, मैं और जो चीज़ें बच गई हैं उन पर भी आप बताऊंगा। देखो तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना, एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिटेड वेव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट वेव, ठीक है। ये सिंपली आप कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी टू द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये आ गया। तो ये क्या दिखाता है कि इंसिडेंट वेव का कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ है, समझ में आया। अब मान लो आप देखो, मान लो रिफ्लेक्शन आया मेरे पास 3/7 ही, जैसे मैंने बताया था भाई 3/3 वो 3/7 का 3 हिस्सा जो है वो तो रिफ्लेक्ट होगा, और मान लो ट्रांसमिट कितना हुआ है, तो ट्रांसमिट हुआ है मान लो 4/7 हो गया। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। डिनोमिनेटर तो हमेशा ज़्यादा ही होगा ना, इंसिडेंट पोर्शन तो हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। ये रिफ्लेक्टेड है और ये क्या है, ट्रांसमिटेड है। तो इन दोनों का हमेशा क्या आना चाहिए, आर प्लस टी हमेशा 1 आना चाहिए। एक तो बात ये, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन क्या बताता है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन
भाई वेव कितना संभावना है कि वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो आर देगा। कितनी संभावना है कि वेव ट्रांसमिट होगी, कौन देगा, टी। और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी को जब दो जोड़ देंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से हम देखो जे टी और जे आई निकाल सकते हैं। अब देखो इंसिडेंट तो हमारे पास ये है जैसे मैंने आपको बताया था, और ट्रांसमिटेड क्या, एफ ई की पावर आई की एक्स, ठीक है। सेम चीज़ है, देखो एच कट अपॉन में एम डेल स्क्वायर, ठीक है। और जे टी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। और ये हमारे पास एच कट अपॉन में ये, तो दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, देखो एच कट से एच कट जाएगा, दोनों का रेशियो तो चाहिए, और ये एफ अपॉन में आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो देखो जो आर था हमारे पास, आर कब निकल रहा है, जब हम डेल बी बटे में डेल ए, ये हमें चाहिए, समझ में आया। टी कब निकल रहा है, जब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, हमें ए निकालना है, हमें बी निकालना है और हमें एफ, बस इन तीनों पर ही फोकस होना चाहिए आपका, समझ में आया। इन तीनों पर ए चाहिए, बी चाहिए और एफ चाहिए, और जो बाकी कांस्टेंट होंगे सी डी ई जो भी होंगे वो हम उनको साइड लाइन करते चले जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको रखना ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन निकालते वक्त हमें ए चाहिए, बी चाहिए और एफ चाहिए। तो हमने आर और टी तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। अब बाउंड्री कंडीशन देखो, ये पोर्शन था हमारा, ठीक है। तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो। तो बाउंड्री कंडीशन में सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, माइनस एल अपॉन 2, ठीक है। क्या ले रहा हूँ, माइनस के एल अपॉन 2। अब देखो, तो एल अपॉन माइनस एल अपॉन 2 में पहले मैंने कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन लगाया है ना। अब देखो, तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट रीजन है, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, माइनस एल अपॉन 2 में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, माइनस एल अपॉन 2 की वैल्यू रखने पे। देखो ई की पावर यहाँ पे एक्स है ना, वो की एक्स है, तो मैं माइनस एल अपॉन 2 रखूँगा, यहाँ माइनस एल अपॉन 2 रखूँगा, प्लस एल अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर एल अपॉन 2 रखूँगा यहाँ पर, तो यानी ए प्लस बी और सी प्लस डी वाला है ये। तो आप गौर से देखो, तो मैंने ये रख दिया यहाँ पे, समझ में आया। ये मेरे पास फर्स्ट रीजन का है और ये मेरे पास सेकंड रीजन का है, ठीक है। कोई डाउट है। अब डेरिवेटिव भी ऐसे ही करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव करके फर्स्ट वाले का उसमें माइनस एल अपॉन 2 रखना है। तो देखो फर्स्ट रीजन का मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर से, देखो ए ई की पावर में आई के एक्स प्लस के बी माइनस आई के एक्स, ही तो है। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे, देखो आप ध्यान से देखो, आई की पावर के यहाँ भी आई, माइनस आई की पावर के यहाँ भी, तो वो तो आगे आ जाएगा। देखो आई की पावर के तो बाहर आ गया, तो ये मेरे पास एक्चुअली में बचेगा क्या, यही तो होगा, ठीक है ना भाई। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो और एक्सपोनेंशियल तो सेम रहता है ना, है ना। तो एक्स के साथ जो टर्म है वो आगे आ गई। अब हमें डेरिवेटिव करने के बाद क्या पुट करना है, एल अपॉन 2। तो देखो सेम है, आई के मैंने बाहर लिखा, और यहाँ एक्स की जगह माइनस एल अपॉन 2 रख देंगे, तो ये आ गया, समझ में। इसी तरीके से सेकंड रीजन में भी डिफ्रेंशिएशन करके मैंने लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखो, मेरा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, ए और बी निकालने पर होना चाहिए, है ना, है ना। अभी मैंने माइनस एल अपॉन 2 का ही तो निकाला है, तो मैंने बताया था जैसे ए बी और एफ चाहिए हमें। तो देखो ये जो आई की पावर क्या है ना, देखो आई से आई काट दो, आयोटा से आयोटा कट गया, स्मॉल के नीचे आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप गौर से यदि देखो तो मेरे पास दो इक्वेशन है, क्या है, दो इक्वेशन है। अब देखो एक तो इक्वेशन मेरे पास ये हो गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी, समझ में। अब मैं यदि आप बस थोड़ा सा इमेजिन करना है, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, ये दोनों टर्म एज इट इज है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो प्लस और माइनस वाली ये दोनों तो उड़ जाएंगे, ए बचेगा और यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, रिफ्लेक्शन के लिए हमें ए चाहिए, बी भी चाहिए, और ट्रांसमिशन जब निकालते हैं एफ चाहिए होता है, ठीक है। तो ए तो दोनों को इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, समझ में। मैं ये इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पता नहीं होता बच्चों को इनको सोल्व कैसे करें, और सब खिचड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों टर्म एक जैसी है, देखो ऐड हो गई, समझ में आया, ठीक है। देखो ये टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसी है ना, तो ये तो कॉमन आ जाएगी, यहाँ 1 है तो 1 प्लस के कैपिटल के अपन के, देखो ये आ गया, है ना। ये दोनों टर्म भी क्या है, एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे के है ना इनके साथ, तो देखो 1 माइनस, देखो यहाँ 1 ले लेंगे, ये यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कैपिटल के अपन में स्मॉल के, ये आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये था, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाला। अब हमको तो बी भी तो चाहिए, जैसे मैंने बताया हमको बी भी चाहिए। तो अब यदि मैं ऐड करने की बजाय इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। यहाँ माइनस लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब इन दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करना पसंद करेंगे, तो देखो ए वाली टर्म जाएगी और बी वाली ऐड हो जाएगी। तो आप गौर से देखो, बी वाली टर्म ऐड हो गई, है ना, और मेरे पास सिंपली ये आ गया,
ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये एक जैसी टर्म है, ये एक जैसी टर्म है, तो अब सब्ट्रैक्ट किया ना तो यहाँ तो 1 था, तो 1 माइनस कैपिटल के अपॉन में स्मॉल के, 1 माइनस कैपिटल के अपॉन में स्मॉल के, और जो कॉमन टर्म थी बाहर आ गई। इसी तरीके से मैंने ये लिखा। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो बी अपॉन में ये होता है ना। अभी यदि हम इन दोनों का रेशियो कर लें, है ना भाई, डिवाइड कर ले तो बी अपॉन ए आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों को डिवाइड करने पर ही तो बी अपॉन ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? फिर हम उनका मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे तो आर निकाल देंगे। तो ये बात हमेशा आपको क्या होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लो इसको, ठीक है। अभी सी और डी का भी फंडा हम आपको क्लियर करेंगे कि सी और डी को और भी तो हटाना है ना। सी और डी भी तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए होना चाहिए, हमारे पास बी होना चाहिए, हमारे पास एफ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, देखो समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम दिमाग में आप बैठा लो। अब हम एल अपॉन टू की बात करेंगे। माइनस एल अपॉन टू तो हमने कर लिया, अब हम कैपिटल एल अपॉन टू की बात करेंगे। तो देखो जो कैपिटल एल अपॉन टू पे सिमिलरली हमने वही करना है। देखो कैपिटल सेकंड रीजन में हमारे पास वेव फंक्शन क्या था, सी आई कैपिटल के एक्स प्लस के डी आई कैपिटल के एक्स, ये है, समझ में आया? तो देखो यहाँ एल अपॉन टू रखेंगे, ये एल अपॉन टू आ गया, ठीक है ना, यहाँ सॉरी माइनस है, तो यहाँ एल अपॉन टू रखेंगे, ये आ गया, ठीक है। और थर्ड रीजन में हमारे पास अभी जानते हैं क्या था, एफ ई की पावर आई स्मॉल के एक्स। तो देखो इन दोनों को इक्वल करके एल अपॉन टू की वैल्यू रख दी, फिर डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने पर आई की पावर के बाहर आ जाएगा, देखो ये बाहर आ गया है ना, फिर एल अपॉन टू की वैल्यू रख दी, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, हमको एफ चाहिए, है ना। तो हम इसको देखो कैसे, देखो आप गौर से देख लो, ये आयोटा से आयोटा कट गया और ये स्मॉल के में नीचे लिया, क्यों लेके आया स्मॉल के? देखो ये वाली टर्म गौर से देखो और ये वाली टर्म गौर से देखो, दोनों ही क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या इक्वल है? तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को उठा के इक्वल रख दो, ताकि हम सी और डी के बीच में रिलेशन पता कर सके। क्योंकि जब हम सी और डी के बीच में रिलेशन पता करेंगे, तो मान लो मैंने डी निकाल लिया, है ना, तो मैं जब यहाँ रखूंगा डी, यहाँ भी रखूंगा डी सी के टर्म्स में, तो सी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो कॉमन आके कट जाएगा, तो मेरे पास ए और बी बचेगा रेशियो लेने पे, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या है, एक जैसी हैं। तो देखो ये वाली टर्म तो आ गई, ये उठा के रख दी, और ये वाली टर्म यहाँ उठा के रख दी। राइट हैंड साइड जो है ना दोनों का इक्वल है, ये आर एच एस जो है दोनों का इक्वल है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो गौर से, अब ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसी है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? देखो यहाँ 1 है, ये जब इधर आएगा तो माइनस के कैपिटल के अपॉन स्मॉल के, ये आ गया, ये उधर चला गया, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, यहाँ फिर से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस कैपिटल के अपॉन में क्या, ये आ गया, समझ में आया? ठीक है। तो हमने क्या करना है, डी के लिए सोल्व करना है। अब देखो सी निकालो, डी निकालो, कुछ भी निकालो। अब देखो ध्यान से, ये जो इसको मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल के प्लस कैपिटल के अपॉन में स्मॉल के, है ना, समझ में आया? और सी ई की पावर में आई कैपिटल के एल अपॉन में 2। अब यदि आप देखो ये यहाँ पर है क्या, एक्चुअली माइनस है ना, तो ये उधर जाके इसके साथ जब प्लस होगा तो प्लस एल अपॉन 2 और प्लस एल अपॉन 2 तो प्लस एल देंगे ना, तो इसलिए ई की पावर आई के एल आ गया, ये सी आ गया, समझ में आया? और यहाँ पे सिंपली देखो ये माइनस इधर था ना, तो ये कैपिटल के माइनस के और कैपिटल के प्लस के आ गया, समझ में आई बात? तो सिंपल है, कुछ नहीं है। तो हमने 3 चीज़ें देखी यहाँ पर ध्यान से, हमने ए दिखा, बी देखा और मैंने डी निकाला है ना, क्योंकि ये सी और डी के टर्म्स में थे, ये भी सी और डी के टर्म्स में थे, समझ में आया? ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, मैं समझ सकता हूँ, हो भी सकता है कुछ बच्चे ग्रैस्प कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको बस थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और चीज़ों को समझना है। तो मैंने जो एक तो डी निकाला है ना, और ये मेरे पास ये ए और बी है, तो इन्हीं की मदद से हम पूरा आर सोल्व करेंगे क्या होता है, ठीक है ना। देखो मैंने काफ़ी डिटेल कराया है ना, आपको तो एग्जाम में आर और ये सब डेफिनेशन नहीं लिखना होगा, है ना, वो तो 1-2 नंबर में या सिंपली वैसे पूछेगा, पर कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो डी तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकाला, ए बताया, बी बताया, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब हम निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैंने समझा दिया आपको, यहाँ हम आ गए थे। तो बी और हमें ए चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो हम थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो वही था जो मैंने ए निकाला था ना, तो ये तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, ये पूरा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, और ये टर्म क्या है, फोर्थ है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, ये मैंने आपको बताया था हम डिवाइड करेंगे इनको। अब देखो 2 से तो 2 सिंपली कट जाएगा,
अब देखो ई की पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एल अपॉन टू, माइनस एल अपॉन टू मुझे क्या देंगे, माइनस एल देंगे। तो देखो माइनस आयोटा के एल आ गया, समझ में आया। अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, गौर से देखो, प्लस देखो यहाँ भी स्मॉल के नीचे, यहाँ भी स्मॉल के नीचे, यहाँ भी स्मॉल के, कट जाएगा तो यहाँ दोनों ऐड होंगे, देखो ये ऐड हो गए, ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई। देखो यहाँ क्या होंगे, स्मॉल के माइनस कैपिटल के, ये आ गया, ये टर्म एज इट इज हो गई। देखो सिंपल, बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्मॉल के माइनस कैपिटल के, ये हो गया, ये टर्म एज इट इज है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ए बटा बी है, ये रखा मैंने। अब देखो अब डी का वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, डी का वैल्यू जब रखोगे तो अब गौर से देखो, जब मैंने यहाँ पे देखो डी रखा ना, यहाँ रखना है मेरे को डी, तो ये तो हमने डी निकाला था। देखो पहली टर्म बिल्कुल एज इट इज, छेड़ना कुछ नहीं है, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, डी उठा के रख दिया, ये डी मेरा, ये डी है ना। बाकी ये क्या बचा, ई की पावर आई के एल अपॉन टू, है ना। तो डी का वैल्यू रखा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, ये मेरे पास क्या है, डी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस डी उठा के रख दिया, और सब सारी चीज़ क्या है, सेम है। अब जब हमने, अब देखो अब करना क्या है, ठीक है। अब देखो गौर से, यहाँ ध्यान से, ये जो मेरे पास c है ना, और e की पावर आई के एल अपॉन टू, सी ई की पावर आई के एल अपॉन टू, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, c होना नहीं चाहिए। देखो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, c क्या ले लो, कॉमन ले लो, कट जाएगा। तो मैंने ना ये जो टर्म थी, ये इससे पूरी इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो जब मैं डिवाइड करूंगा, है ना, देखो पहली वाली टर्म तो एज इट इज आएगी, तो यहाँ पे c तो c कट गया। अब देखो ऊपर माइनस के आई के एल अपॉन टू है ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म से भी इसलिए डिवाइड किया है, कॉमन है ना, और ऐसे भी मैं एल अपॉन टू नहीं चाहता, है ना, मेरे लिए क्या हो कि खाली एल हो, तो ये नीचे क्या आएगा, देखो ऐसे तो था, ये आई के एल अपॉन टू, देखो सीधे से सी कट गया, ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो अब माइनस आई के एल अपॉन टू आएगा, आएगा नहीं आएगा, माइनस एल अपॉन टू, माइनस एल अपॉन टू, तो सिंपली माइनस के आई के एल देगा वो, तो देखो ये आ गया माइनस के आई कैपिटल के एल। इसी तरीके से यहाँ देखो क्या है, देखो सी कट गया और ये टर्म पूरी कट गई, जो बचा एज इट इज रखा, इसीलिए सी कट गया, ये टर्म पूरी कट गई, क्योंकि इसी से हमने डिवाइड किया है ये, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो एलसीएम ले लेंगे, देखो ये इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, के प्लस के है तो इधर जाके स्क्वायर हो गया, वो कुछ नहीं करना। अब देखो इसको क्या किया, देखो हाँ कैपिटल के माइनस के था, तो मैंने कैपिटल के को ये माइनस बाहर ले लूँगा, तो यहाँ भी कैपिटल के माइनस के बनेगा इन दोनों उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसको दोनों एक जैसे आ गए, तो कैपिटल के माइनस के स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है एज इट इज। नीचे भी एलसीएम ले लो, यहाँ भी क्या के प्लस के है, यहाँ क्या है स्मॉल के माइनस के है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सिस्टम बन गया, है ना। तो मैंने देखो क्या कर दिया, ए माइनस यदि मैं बाहर लिख लूँगा तो कैपिटल के माइनस के होगा, क्या कैपिटल के प्लस के है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला बन गया, तो एज इट इज हो गया, समझ में आया। देखो यहाँ कैपिटल के प्लस के, यहाँ कैपिटल के माइनस के, है ना, सिमिलरिटी सी आ जाए, पहले के कैपिटल क्या है इसलिए मैंने ऐसा किया, तो ये आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो गौर से, अब यदि आप ध्यान से देखो ना इस चीज़ को, तो आप देख पाओगे कि हम क्या ले सकते हैं। देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, तो जब हम k की देखो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो k कैपिटल स्क्वायर, k स्मॉल स्क्वायर, यहाँ भी k कैपिटल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा। तो देखो वो चीज़ तो मैंने ले ली कॉमन, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गए, समझ में आया नहीं आया। जब इसको खोलेंगे तो प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से प्लस के 2 कैपिटल के स्मॉल के, समझ में, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी माइनस के आई कैपिटल के एल। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 2, क्योंकि ए माइनस बी है ना, तो यहाँ से तो माइनस के 2 कैपिटल के स्मॉल के, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये फिर प्लस बन जाएगा, और ये आई के एल आ जाएगा। तो यदि आप गौर से देखो इन दोनों में ना ये 2k कॉमन आ जाएगा, तो देखो 2k कॉमन ले लिया, समझ में, बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या क्या, ये और ये दोनों टर्म एक जैसी कॉमन लेके मैंने इनको ऐसे लिख लिया, समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो अब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। हम जानते हैं कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, ई की पावर आयोटा, ठीक है ना, प्लस माइनस के आयोटा अपॉन में 2, और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया है। तो देखो इसको मैंने -2 आयोटा साइन के लिख लिया, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस यदि में देखो ये वाली टर्म यदि पहले आ जाए ना, जैसे यहाँ पे ई की पावर माइनस पहले आ गई है ना, तो इस वजह से, ठीक है, ये मेरे पास कोस बन गया। तो कुछ नहीं करना, ये टर्म एज इट इज़ रखी, इसको -2 आयोटा साइन के एल लिखा, है ना, और ये यहाँ पे देखो 2 ऑलरेडी आएगा कोस के साथ, ये जब इधर चला जाएगा ना तो 2 बाहर है तो 4 हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने 2 आयोटा लिख लिया, 2 आयोटा साइन आ गया। कोई डाउट है? अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे, है ना, बाहर तो कट जाएगा, नीचे वाला 2 हट गया, तो देखो नीचे वाला 2 उड़ गया, है ना,
समझ में आई बात, कोई डाउट है? तो ये वाली टर्म देखो 4 था, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो वो ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, देखो 2 स्मॉल के कैपिटल के, और ये टर्म मैंने यहाँ लिख ली। समझ में आया? तो यदि आप गौर से देखो तो ये जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ये वाली टर्म तो क्या है, रियल पार्ट, और ये वाली टर्म क्या है, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया? नीचे क्या है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, जब इसको मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे लेके, देखो मॉडुलस लिया और क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखो ऊपर एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा b है, तो इसका जब मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होता है, यानी जो टर्म्स होती है ना उनका सिंपल स्क्वायर होता है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4k स्क्वायर, स्मॉल के स्क्वायर कैपिटल के स्क्वायर आ गया। आयोटा को छोड़ो, गोली मारो, जो बचा बस उसका हमने स्क्वायर करके सिंपली लिख दिया। ऐसे नीचे भी क्या, ये सिंपली आ गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या करना है, कोस स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, अब देखो यहाँ साइन था तो मैंने ना एक ही टर्म में लिखने के लिए ऐसा किया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर के, ये सिंपली आ गया। ठीक है, तो इसको आप अरेंज करोगे तो हम क्या आएगा, के स्क्वायर, कैपिटल के स्क्वायर माइनस के आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, देखो गौर से देखना, देखो ये जब मैं इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो टर्म बचेगी खाली, है ना, तो ये आ गई। तो 4 क्या बचेगा, माइनस के 4 ये आएगा, और साइन स्क्वायर कैपिटल के एल, है ना, और फिर ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो देखो जब हम इसको सोल्व करें, आप इसको सोल्व करोगे ना तो आप इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, बेसिक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये साइन स्क्वायर के एल, समझ में आया? बेसिक से आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ से +2 वाला आएगा, यहाँ -4 है, वो कट जाएगा, है ना, तो -2 बचेगा, तो यानी -2ab, तो इसी वजह से ये वाला टर्म आ गई। डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज है। देखो a अपॉन बी सिंपली स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, है ना, ये तो मतलब नहीं रहेगा, मॉडुलस रहेगा ना। मॉडुलस में क्या होता है, आयोटा थीटा है तो एक का माइनस हो जाता है, तो ये सिंपली 1 ही मिलता है। अब देखो इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो इस वाली टर्म को, है ना, ये एक तरीके से है, a प्लस के b अपॉन में a है ये, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस के b अपॉन में, है ना, सेम है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम, तो इसको से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, और इसके डिनोमिनेटर में ये लिख लिया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो b बटे में a होता है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में, है ना, तो डिनोमिनेटर में पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी, तो सिंपली ये आ गया। ठीक है, आप फर्दर चाहो तो सोल्व कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर छोड़ दोगे, तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट f अपॉन में a चाहिए होता है हमें, समझ में आया? तो हमने क्या कर दिया, देखो a अपॉन में f निकाल रहा हूँ मैं पहले, तो जो इक्वेशन 3 थी सिंपली यही तो थी, मैंने निकाली थी, आपको ध्यान हो। ठीक है, और ये क्या है, इक्वेशन 5, समझ में आया? ठीक है, तो इक्वेशन 5 में फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, देखो कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आगे तो थोड़ा और मैथमेटिक्स कम ही होगा। ठीक है ना, देखो जब हमने L/2 निकाला था ना, तो हमने जब कंटिन्यूटी निकाला था, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आई थी ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो a और 5 का हमने इस्तेमाल किया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो सिंपल, ये ऊपर जाके माइनस के e की पावर i क्या हो गया, है ना, 2 एज इट इज रहा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये है ना, ये स्मॉल के माइनस के हो जाएगा, सिंपल ये है। देखो अब यहाँ पे जो किया है ना, ये एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, सिंपल ये है, सिंप्लीफाइंग किया और कुछ नहीं है। अब d का इस्तेमाल हमने d निकाला था हमने ये, तो अब d को फिर रख दो यहाँ, है ना, d को, अब सेम वही प्रोसीजर है, कुछ नहीं है बस, है ना। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उससे करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो काफ़ी टिपिकल होंगी चीज़ें। तो डी का वैल्यू रख दो। देखो अब देखो ये 2 था ना, मैं इसको ना डिनोमिनेटर में यहाँ लेके आ गया 2 के, तो देखो ये 1 अपॉन में 2 के हो गया। ये एज इट इज़ है टर्म, ये भी एज इट इज़ है, ये टर्म जो लिखी हुई है ना डी है, समझ में आया, ये क्या है डी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ आ गई, ये जो टर्म है एज इट इज है, 2 के तो ये रहा, है ना, ये टर्म तो एज इट इज होगी। डी क्या आ गया मेरे पास, ए डी ए में ये आ गया। ठीक है, समझ में आई बात, ये टर्म है ना, ये तो ई की पावर माइनस के अपॉन 2, तो मेरे पास ये हो गया। अब क्या करना है, अब गौर से यदि आप देखो तो हम ठीक है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई यदि करें तो देखो एलसीएम जब ऊपर लेंगे ना, या आप समझो कि k प्लस के की सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ k प्लस के करेंगे स्क्वायर हो गया, ये टर्म एज इट इज आ गई। तो जब मल्टीप्लाई की थी तो ये तो कट जाएगा k प्लस के से, है ना, ऊपर नीचे।
समझ में आया? तो ये यहाँ पे देखो क्या है, ये कैपिटल के माइनस के है, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल के था पहले, तो माइनस मैंने बाहर लेके इसको एज इट इज रख लिया, और सब एज इट इज है, कुछ नहीं करना। ये 2 के आ गया, ऊपर नीचे कैपिटल के प्लस के की मल्टीप्लाई की थी, तो या ऐसे बोल रहे एलसीएम ले लो। समझ में आया? ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास। अब देखो इसको हम सोल्व करके कैसे लिखते हैं, -1/2 ये +1 है, तो सिंपली मेरे पास ये आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में फिर वही करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है इससे, ताकि सी हमारा क्या हो जाए, उड़ जाए। अब देखो ये टर्म एज इट इज है, स्मॉल के कैपिटल के स्क्वायर, डिवाइड करेंगे ना, तो देखो ये टर्म सी कट जाएगा मेरे पास। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है अपॉन ये, तो ये पूरी टर्म उड़ जाएगी, तो देखो कट गई। समझ में आया? ये जब डिवाइड करेंगे ये पूरी टर्म कट जाएगी, यही तो है एग्जैक्टली, ये पूरी टर्म क्या होगी, कट जाएगी। तो देखो नीचे क्या बचेगा, स्मॉल के प्लस कैपिटल के, ये टर्म बचेगी कैपिटल के माइनस के। देखो ये प्लस है, ये माइनस कट गया, तो अंदर क्या बचा, 2 कैपिटल के, बाहर 2 स्मॉल के, तो 4 बन गया। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट है? और देखो ये जो टर्म बनी है ना ऊपर, वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में भी तो सेम था। हम अब यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यदि आप ध्यान से देखो, a + b का स्क्वायर ही तो लगाएंगे, तो देखो a² + b² यहाँ से भी मिलेगा, a² + b² यहाँ से भी मिलेगा, वो कॉमन लेके लिख लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया, और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई। यहाँ पे जब खोलेंगे a + b² को, 2a भी मिलेगा, तो यहाँ से भी 2a भी मिलेगा। देखो वो टर्म मैंने कॉमन लिख ली, और ये एक्सपोनेंशियल्स आ गए मेरे पास। समझ में आया? नीचे मेरे पास 4 ये आ गया। अब देखो क्या करना है, गो से। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर भी हमने किया था, 2 cos KL, तो 2 ऑलरेडी बाहर था, तो 4 cos आ गया। इसको साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, 2 आयोटा। देखो ये अगर माइनस का 2 आयोटा साइन KL है ना, e⁻ माइनस पहले है, इसलिए यहाँ माइनस आया है। समझ में आया? ये एज इट इज हो गया, और कुछ नहीं। देखो 2 ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो देखो मॉडुलस का स्क्वायर किया तो सिंपली इसका स्क्वायर होगा, है ना, इस वाली टर्म का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो जो एक्चुअली में न्यूमरेटर है, ये तो एक्जैक्टली उसी की तरह आ रहा है जब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में सोल्व किया था, है ना। इसको फर्दर जब हम 1 - sin² थीटा की टर्म्स में करेंगे तो मेरे पास सिंपली ये बनेगा, है ना। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कैसे करना है, एक स्टेप और कुछ नहीं, मैंने एक स्टेप मिस किया है, ये आ गया। ठीक है, अब आप यदि इसको फर्दर सोल्व करोगे a/f को, तो देखो ये दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर में आके काट देगा, यहाँ क्या बचेगा आपको, कैपिटल K² स्मॉल K², ठीक है ना, ये पूरे का स्क्वायर sin² कैपिटल KL, और ये 4 ये आ गया। समझ में आई बात? इसका उल्टा कर दो, तो देखो ये हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आया। समझ में आई बात? तो जो R आया प्लस T है, इन दोनों को जोड़ दो, तो R ये था, T ये था, दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, R + T = 1 क्यों आएगा। देखो 1/1 देखो ये वाली जो यहाँ टर्म लिखी है ना, और ये जो वाली टर्म लिखी है, दोनों उल्टी है। मान लो ये a/b है यहाँ, तो ये मान लो a + b है, ये प्लस लगा है, तो यहाँ ये वाली टर्म क्या होगी, b/a होगी, है ना। मैं मतलब सिंपल थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल कर रहा हूँ। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो b मेरे पास क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, b + के a, यहाँ ये क्या आएगा, a ऊपर चला जाएगा, a + के b आएगा। समझ में आया? तो नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा, a + b और a + b, तो दोनों कट के क्रिया देंगे 1 देंगे। ठीक है ना। तो वही है एक्चुअली में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू पास या टू ट्रांसमिट थ्रू एन ऑब्स्टेकल या थ्रू ए पोटेंशियल। कितना प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल का टू पास थ्रू द पोटेंशियल, वो कौन देगा, ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन क्या देगा, प्रोबेबिलिटी फॉर इट टू बी रिफ्लेक्टेड, और दोनों का टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो समझ में R + T = 1 क्यों होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब बात करते हैं, तो हमारे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना, हम उनको के की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो रिकॉल करो, हमने देखो कैपिटल के तो हमारे पास ये आया था, स्मॉल के हमारे पास ये था, ठीक है ना। और हम इन दोनों को इस्तेमाल करके ना, और ठीक है ना, R जो हमारे पास था, R क्या सिंपली आया था, ठीक है ना, 1/1 + 4 K² स्मॉल K² और ये कैपिटल K² माइनस के ये, ठीक है, sin² कैपिटल KL, है ना। समझ में आया? तो आप देखो इन दोनों का जब इन दोनों की वैल्यू रखोगे ना इसमें, तो ये कर लेना, काफ़ी सिंपल है। देखो जैसे आप यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखोगे, है ना, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 2me/h², यहाँ भी 2me/h², यहाँ भी, तो v0 वाली टर्म बचेगी, है ना। तो देखो, है ना, तो जैसे यहाँ v0 वाली टर्म बची है, तो आप इसको कर, ये आपके लिए होमवर्क है, तो 1-2 स्टेप फालतू होंगे और कुछ नहीं, है ना। तो ये वैल्यूज आप इसमें रख के, R हमारे पास ये आएगा और T हमारे पास सिंपली ये आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, आप इसको कर सकते हो। रिकॉल करो, अब देखो लार्ज वैल्यू जो होगी E की,
कंपेयर टू वी नोड, यानी जो टोटल पोटेंशियल जो हमारे पास है, ठीक है ना, और जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हो जाए, इट बिकम्स वेरी लार्ज। समझ में आया? तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, देखो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की का मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो उस केस में पोटेंशियल से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल वीक हो गया, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगा पार्टिकल को, है ना। मान लो ये ज़्यादा प्रभाव करेगा इंसिडेंट पार्टिकल, तो उसको भगा नहीं पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो नहीं, मेरे पास यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो मैं इसको पेनिट्रेट कर जाऊँगा, भाग जाऊँगा इसको इसमें से, बीच में से निकल के, ठीक है। तो आप देखो यदि ई नोड कह रहा हूँ सॉरी, ई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मान लो कोई ए अपॉन बी है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई, है ना, तो इट विल टेंड्स टू जीरो, यानी बहुत कम वैल्यू आएगी। तो 1 प्लस जब करेंगे तो बहुत कम आएगा, तो ये सिंपलिटी मेरा इट टेंड्स टू 1, तो यानी जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है 1 के इक्वल आएगा, है ना। व्हेन ये यानी एनर्जी जब वी नोट से बहुत ज़्यादा हो, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ट्रांसमिट कर जाते हैं उस केस में, समझ में आया। लेकिन जो यदि मतलब बेशक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा तो है, तो उस क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो कुछ भी रिफ्लेक्शन होगा नहीं, सब ट्रांसमिट होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, बेशक एनर्जी ज़्यादा हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।